हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। माई सेल्फ शांतनु और मैं एक बार वापस हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का ये जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से बायोलॉजी के सारे स्टूडेंट्स के लिए ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज़ हम सब जानते हैं कि वो चाहे ज़ूलॉजी हो, चाहे बॉटनी या फिर कोई भी और लाइफ साइंस की कोई भी ब्रांच, बिना सेल के वो पूरी नहीं हो सकती। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेल बायोलॉजी की सीरीज़ का एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत फंडामेंटल टॉपिक जिसे शायद आप 8th क्लास से पढ़ रहे हैं। तो चलिए मैं सस्पेंस खत्म करता हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन की ये जो सीरीज़ है इसमें हम 3 या 4 लेक्चर इसमें पढ़ेंगे और सेल डिवीजन को कुछ टुकड़ों में पढ़ेंगे। आज की ये क्लास एक छोटा वीडियो होगा जिसमें हम ओवरव्यू पे चर्चा करेंगे। तो सेल डिवीजन जो है उसका ओवरव्यू क्या होगा उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सेल डिवीजन जैसा कि मैंने आपको शुरू में कहा कि सभी इस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए ये इस लेक्चर को बनाते समय एक खास ध्यान रखा गया है कि ये सभी के लिए कॉमन हो। ये उतनी ही इम्पोर्टेंट 11th-12th के स्टूडेंट के लिए हैं और उतनी इम्पोर्टेंट नीट के लिए, इवन बीएससी के लिए और इवन एमएससी के लिए और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में सेल डिवीजन का जो ओवरव्यू है उसमें मैं तमाम उन चीज़ों को कवर करूँ जिसमें 11th से लेकर के एमएससी नेट तक का कवर उसमें हो पाए। बिकॉज़ हम खाली जो बात करने वाले हैं वो फंडामेंटल्स के ऊपर बात करने वाले हैं। बिकॉज़ हम सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम फ़ील करते हैं वो फंडामेंटल पे फ़ील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक जिसका नाम मैं पहले ही लिख चुका हूँ, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हिंदी में इसे हम कोशिका विभाजन कहते हैं और कोशिका विभाजन के बारे में हम कुछ पढ़ें इससे पहले थोड़ी-सी हिस्ट्री हमें पढ़नी चाहिए। तो इसकी थोड़ी-सी हिस्ट्री समझते हैं। चलिए, हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएँगे। देखिए, सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था रुडोल्फ वर्शो। मैं 2-3 साइंटिस्ट के नाम यहाँ पे करता हूँ। सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुए रुडोल्फ वर्शो। नाम सुना होगा आपने, रुडोल्फ वर्शो। रुडोल्फ वर्शो ने अपनी एक थ्योरी दी। किस बात को लेकर के दी? सेल डिवीजन को लेकर के। बिकॉज़ पहले जब साइंटिस्ट सेल्स को स्टडी करते थे, बिकॉज़ सेल की डिस्कवरी हो चुकी थी, लेकिन सेल थ्योरी भी आ चुकी थी और सेल थ्योरी में और जो नई जो असम्पशन्स आ रही थी, उसके हिसाब से ये था कि जो सेल हैं, जो नई सेल हैं, वो कहाँ से आती है, इस पे चर्चा चल रही थी। तो रुडोल्फ वर्शो ने अपनी एक थ्योरी दी, जिसे हम जानते हैं कॉमनली सेल लीनिएज थ्योरी। क्या जानते हैं हम? सेल लीनिएज थ्योरी। अब ये सेल लीनिएज थ्योरी में उन्होंने क्या कहा वो देखते हैं और इसके अकॉर्डिंगली उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये ग्रीक या लैटिन भाषा में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। लेकिन इसका जो मतलब है, जैसे आप नाम से देख रहे हो, सेलुला ई सेलुला यानी सेल फ्रॉम द सेल। यानी इसका मतलब क्या है कि उनके अकॉर्डिंगली जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग जो सेल्स हैं उन्हीं से पैदा होती हैं। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही जिसमें हमने सेल लीनिएज थ्योरी की। इसे लीनिएज क्यों कहते हैं? लीनिएज का काम ही यही है, लीनिएज का मतलब यही है, पीढ़ी दर पीढ़ी एक पूरी लीनिएज के हिसाब से चलना। यानी जो बाद की जो सेल हैं वो कहाँ से पैदा हुई है? जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, यानी जो नई सेल हैं वो कहाँ से पैदा हुई है? प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पूर्ववर्ती कोशिकाएं हैं, उनसे पैदा हुई है। ठीक है, कैसे हुई है ये उन्होंने नहीं कहा। ठीक है, उनका सिंपल सा मत था कि सेल लीनिएज थ्योरी उन्होंने दी और उनका स्टेटमेंट है ओमनिस सेलुला ई सेलुला बिकॉज द डिबेट वाज ऑन कि हाउ न्यू सेल अराइजेज एंड व्हाट ही सजेस्टेड कि रुडोल्फ वर्शो ने सजेस्ट किया कि न्यू सेल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। कीप इन माइंड देयर इज मतलब ही हैज नॉट डिस्कस्ड एनी मैकेनिज्म इन हिज थ्योरी। कोई मैकेनिज्म के बारे में उसने बात नहीं की। ठीक है, फिर अपन आते हैं वापस। दूसरे जो साइंटिस्ट जो इसमें आए, उनका जो नाम था वो एक इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट है। अपन बायोलॉजी में बहुत बार उनका नाम सुनते हैं। उनका नाम है कार्ल नागिली। बड़े साइंटिस्ट थे, रेपुटेटेड साइंटिस्ट थे। उन्होंने रुडोल्फ वर्शो की थ्योरी के अंदर थोड़ा सा एक चेंज किया और उन्होंने एक पॉइंट जोड़ा
कि जो न्यू सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल के डिवीजन से बनती है। ठीक है, क्या 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 बोला उन्होंने कि जो न्यू सेल बन रही है, न्यू सेल्स बन रही हैं, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम डिवीजन ऑफ ओल्ड, या मैं कहूं प्री एग्जिस्टिंग सेल। यानी एक पुरानी जो कोशिका है उसी ने ही विभाजित होकर के दो सेल्स को जन्म दिया। ठीक है, यहां पर एक चीज आई, डिवीजन। पहली बार कार्नागिल ने चर्चा की डिवीजन होता है। क्लियर है? अगला टॉपिक। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन ने पढ़ा, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बिल्कुल ब्रीफ में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी, इसलिए हम यहाँ पे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। अदरवाइज मैं अगर सीधा सा सेल डिवीजन पे शुरू कर दूंगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। समझ रहे हैं? चलिए, फिर एक साइंटिस्ट आए, हालांकि बीच में और भी साइंटिस्ट आए, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हम मेजर कंट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं, उसका उनका नाम था स्ट्रासबर्गर। बहुत इंपॉर्टेंट सेल साइंटिस्ट थे ये स्ट्रासबर्गर। और स्ट्रासबर्गर ने इसमें एक चीज और जोड़ दी। अब देखिए बात कहां से चल रही है। रुडोल्फ वर्शो ने कहा कि नई सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई। उसने ये नहीं कहा कि डिवीजन से हुआ या क्या हुआ, राइट? ये बात कार्ल नागेली ने ऐड की। लेकिन स्ट्रासबर्गर ने कार्ल नागेली की बात में एक चीज और ऐड की। उसने कहा कि ऐसा नहीं होता कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से बने, इतना ही सही नहीं है। उसने ये कहा कि जो नए न्यूक्लियस हैं वो पुराने न्यूक्लियस के डिवीजन से बनते हैं, राइट? बिकॉज उसने कुछ चीज ऑब्जर्व की। उसने क्या कहा कि जैसे ये सेल है, ठीक है, इसका ये न्यूक्लियस है, मैं कलर लगाना भूल गया, कोई बात नहीं, ठीक है। ये अगर ओल्ड सेल है, प्री एग्जिस्टिंग सेल है, तो इसके अंदर होगा क्या, इसके न्यूक्लियस में, जैसा कि हम आज के साइंस में जानते हैं कि इसमें होगा क्या कि ये सेल बड़ी हो जाएगी, ये न्यूक्लियस भी इसके अंदर बड़ा होगा, ये सब हम जानते हैं। और उसके बाद ये जो सेल है, इसके अंदर ये जो न्यूक्लियस है, इसी के क्या हो जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे। और बाद में ये दोनों सेल्स, दो अलग अलग न्यूक्लियस हैं, वो दो अलग अलग सेल्स बना लेंगे, ये बनी न्यू सेल्स। ठीक है, अब देखिए ये जो डिटेल बताई है ये स्ट्रासबर्गर ने नहीं बताई, लेकिन मैं वो बता रहा हूं जो आज हम जानते हैं। लेकिन स्ट्रासबर्गर ने क्या बताया, जो ऐड किया वो है, वो क्या कहा कि न्यू न्यूक्लियस, ठीक है, कहां से आते हैं, फ्रॉम ओल्ड न्यूक्लियस। सेल की बात नहीं की, ठीक है। वास्तव में ज्यादा सही क्या, अब देखिए तीनों थ्योरी इंपॉर्टेंट है। रुडोल्फ वर्शो अपना इंपॉर्टेंट है, नागेली ने फिर कहा कि ठीक है डिवीजन होता है, लेकिन स्ट्रासबर्गर ने इसमें एक चीज ऐड की, और वास्तव में होता भी यही है कि हम सब जानते हैं कि सेल जो होती है, जब सेल डिवाइड करती है तो सबसे पहले न्यूक्लियस के अंदर ग्रोथ होती है, और न्यूक्लियस बड़ा होता है, न्यूक्लियस डिवाइड डिवाइड होता है। सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। और जब कैरियोकाइनेसिस से, जब सेल के अंदर जो एक एक न्यूक्लियस था वो डिवाइड होकर के दो न्यूक्लियस में बदल जाएगा, तो साइमल्टेनियसली उसका जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होगा, ठीक है। और जैसे यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस हो रहा है और यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो रहा है, फाइनली न्यू सेल्स बनेगी। तो स्ट्रासबर्गर ने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड किया वो ये था कि न्यू सेल्स जो हैं, न्यू न्यूक्लियस जो हैं, वो ओल्ड न्यूक्लियस के डिवीजन से, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। चलिए, पहला टाइप, हम सब जानते हैं कितने टाइप के होते हैं सेल डिवीजन, एनी गेस? दो टाइप के जनरली पढ़ते हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ पे तीन टाइप के सेल डिवीजन पढ़ेंगे, और होते ही तीन टाइप के हैं, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं बनाया, ठीक है। तो अगर कोई फर्स्ट ईयर या फिर ट्वेल्थ के बाद अगर कोई बच्चा देख रहा है तो हो सकता है उसको जचे नहीं बात। सबसे पहले होते हैं एमाइटोसिस,
फिर होता है माइटोसिस और फिर वह होती है मियोसिस। ठीक है, इसे हम असूत्री विभाजन कह सकते हैं, इसे हम अर्धसूत्री कह सकते हैं, कहते हैं, कह सकते हैं, सॉरी उल्टा बोल दिया। इसे हम समसूत्री कहेंगे और इसे हम बोलेंगे अर्धसूत्री। ठीक है, हिंदी वालों के लिए। चलिए, ये 3 टाइप के डिवीजन होते हैं। अब माइटोसिस और मियोसिस के बारे में हम सब पढ़ते हैं, इनके बारे में हम डिटेल करेंगे। एक वीडियो हम माइटोसिस का बनाएंगे, एक वीडियो हम मियोसिस का बनाएंगे, लेकिन एमाइटोसिस को हम इसी लेक्चर में खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में वो जान लेते हैं कि कहाँ डिफरेंस है, फिर मैं अमाइटोसिस की बात करूंगा। देखिए, ये जो दोनों टाइप की डिवीजन है, जो कि एडवांस डिवीजन है, ये एंशिएंट टाइप, ये पुराना है, ओल्ड टाइप का डिवीजन है, जो बहुत शुरुआती जो छोटे जीव वो करते हैं। ठीक है, कौन कौन करता है ये इस बात की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन एक मोटा मोटी जो डिफरेंस है इसमें, ये दोनों प्रकार के डिवीजन में न्यूक्लियर डिवीजन होता है वो सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप होता है। ठीक है, न्यूक्लियर जो डिवीजन होगा, होता तो न्यूक्लियर डिवीजन ही है, ये तो मैं पहले ही कह चुका हूं, अभी स्ट्रासबर्गर ने कहा डिवीजन पहले न्यूक्लियस करता है, वो क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है, धीरे धीरे होगा। ठीक है, जैसे हम पढ़ते हैं, माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, प्रोफेज होता है, पहले ये होता है वो होता है, फिर उसके बाद फिर मेटाफेज आती है, मेटाफेज में मेटाफेज प्लेट बनती है, फिर एनाफेज आएगी, सेपरेशन होगा, टीलोफेज में फिर रिवर्स प्रोफेज की तरह सारे चीज होंगे, यानी स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंशियल स्टेप बाय स्टेप ये सारा काम होगा। लेकिन अमाइटोसिस के अंदर कोई स्टेप बाय स्टेप चेंजेस नहीं होते, नो स्टेप बाय स्टेप चेंजेस। तो फिर कैसे होगा, इसको समझने के लिए बहुत सिंपल उदाहरण है, जैसे मान लो मेरे हाथ में एक चौक है या फिर कोई बैक्टीरिया है। अगर मैं ये कहूं कि ये बैक्टीरिया सपोज एक चौक ही है, इसको मैं सीधे 2 टुकड़े में कहूं कि ये 2 हो गए, तो क्या उसके अंदर कोई सीक्वेंशियल चेंजेस हुए? नहीं हुए। तो उस डिवीजन को मैं क्या बोलूंगा, अमाइटोसिस बोलूंगा। ठीक है, अगर यही चीज माइटोसिस या मियोसिस से होती तो उस चौक या फिर उस बैक्टीरिया या उस ऑर्गेनिज्म या उस सेल के अंदर उसका जो क्रोमेटिन मटेरियल है या जो न्यूक्लियस है सो कॉल्ड, उसके अंदर पहले डिवीजन होता और वो पहले धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके 2 बनते। एक अगर क्रोमोसोम है तो 2 क्रोमोसोम बनते और उसके बाद सेल के अंदर धीरे धीरे फरो बनती, खांच बनती और धीरे धीरे वो दोनों अलग हो जाते। लेकिन यहाँ पे सीधा सडन चेंज है, वो सीधा ड्रास्टिक, सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ पर एक बेसिक जो डिफरेंस है वो ये डिफरेंस है। इसीलिए इसे हम असूत्री कहते हैं, बिकॉज कोई सूत्र नहीं बनता, सूत्र नहीं बनता यानी गुणसूत्र नहीं बनता। और गुणसूत्र कब बनते हैं ये बात हमें समझनी चाहिए। गुणसूत्र सेल जब सेल डिवाइड करती है तो केवल डिवाइड करते टाइम अपने क्रोमेटिन फाइबर को गुणसूत्र का रूप देती है। केवल कुछ देर के लिए उसके अंदर का जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्रोमोसोम के रूप में हमें दर्शन देता है। बाकी कभी भी हम सेल को अगर कभी भी देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो वो नॉर्मली क्रोमेटिन के रूप में मिलेगी। इस पे इस बात पे भी अपन आगे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में हम इस पे डिटेल में चर्चा करेंगे कि क्या क्रोमेटिन होगा, क्या क्रोमोसोम होगा। लेकिन यहाँ पे इतना जान लीजिए कि बिकॉज कोई चरणबद्ध परिवर्तन या फिर कोई स्टेप बाय स्टेप चेंजेस नहीं हो रहे, इसलिए क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में नहीं बदलेगा, सीधा जो है सीधा सा टूट के अनइक्वल डिवीजन होगा, सीधी सी बात है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पूरा सिक्वेंशियल चेंजेस होता है तो इक्वल डिवीजन होता है। ठीक है, तो मोटा मोटी ये इनमें डिफरेंस। तो अब मैं सीधा सीधा कुछ अमाइटोसिस के कुछ पॉइंट्स है उस पर इनको डिस्कस करता हूँ। अमाइटोसिस, जैसा कि हमने पहले ही कहा, असूत्री विभाजन। क्यों? बिकॉज कोई सीक्वेंशियल चेंज नहीं है। और दूसरी बात, हमने ये बात पहले ही कह दी कि असूत्री विभाजन जो है, एमाइटोसिस जो है, वो चूंकि कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं होता, तो इसे हम ये मानते हैं कि ये एनसीएल टाइप का डिवीजन है। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ कुछ पॉइंट है इसके मैं यही क्लियर कर देता हूँ। चलिए पहला पॉइंट की हम चर्चा करें।
एमाइटोसिस जो नाम है वो एक साइंटिस्ट थे रिमैक, उन्होंने दिया पहला बार, ठीक है। तो रिमैक ने नेम को कॉइन किया, नेम कॉइन्ड बाय। चलिए दूसरा पॉइंट, ये मोस्ट प्रिमिटिव टाइप का सेल डिवीजन, मोस्ट प्रिमिटिव टाइप सेल डिवीजन। इससे क्या मतलब हुआ? इससे मतलब ये हुआ कि जो शुरुआती जो सेल बनी होगी, पहली बार जब भी कोई सेल बनी होगी, अब ऐसा तो है नहीं कि पैदा होते ही उसने माइटोसिस या मियोसिस करना शुरू कर दिया, इवॉल्व हो गया होगा। तो ऐसा माना जाता है कि मोस्ट प्रिमिटिव जो सेल्स रही हैं शुरुआती, उन्होंने अगर कहीं इस टाइप से किसी भी तरह से अगर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाया, अपना प्रोलिफरेशन किया होगा, तो वो इसी तरह से किया होगा। सो मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल डिवीजन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि तीसरा पॉइंट ये हो गया कि सेल डिवीजन कभी भी शुरुआत हुई होगी, कहाँ से स्टार्ट हुआ होगा? स्टार्टेड फ्रॉम अ माइटोसिस, यानी जो सेल डिवीजन की दिशा में जो शुरुआत होने वाली जो चीज है वो क्या है? एमाइटोसिस से हुई है। पहला जो सेल डिवीजन था वो अमाइटोसिस था, ठीक है। चौथा पॉइंट इंपॉर्टेंट, अभी हम खाली पॉइंट्स के फॉर्म में बात कर रहे हैं। इसके अंदर स्पिंडल फाइबर नहीं बनता, नो स्पिंडल फाइबर। और अब स्पिंडल फाइबर तो तब बनेगा जब स्पिंडल बनेगा, कोई स्पिंडल नहीं बनेगा। अब स्पिंडल कब बनता है? जब सीक्वेंशियल चेंजेस होते हैं। तो स्पिंडल बनता है मियोसिस और माइटोसिस में, ठीक है। तो स्पिंडल कुछ नहीं है, जब ये सेल है, इसके दो ध्रुवों के बीच जब गुणसूत्रों को कसा जाता है, तो ये जो संरचना बन रही है, इसे हम स्पिंडल बनते हैं। स्पिंडल कोई भी ऐसी चीज जो किनारों से तीखी हो, बीच में से मोटी हो, उसे हम बोलते थे स्पिंडल। ये जो स्पिंडल कुछ नहीं, एक शेप का नाम है। तो स्पिंडल को हिंदी में बोलते हैं तरकू। और तरकू व्हाटएवर विच इज, ये वाली जो शेप होगी, ये वाली जो शेप होगी, जैसे हम बोलते हैं मसल सेल, मसल सेल भी अपन बोलते हैं स्पिंडल शेप होती है, वो ये स्पिंडल है। तो स्पिंडल इज अ शेप। तो यहाँ पर कोई स्पिंडल नहीं होगा, नो स्पिंडल और स्पिंडल, नो स्पिंडल फाइबर और स्पिंडल, कोई स्पिंडल नहीं होगा, क्योंकि कोई सीक्वेंशियल चेंजेस नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, बिकॉज शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नो सीक्वेंशियल क्रमबद्ध चेंजेस, कोई सीक्वेंशियल चेंजेस इसमें इन्वॉल्व नहीं है। चलिए आगे। अब हमने पहले ही कहा कि जो अब जनरली क्या होता है कि हमारे जो सेल्स हैं उनके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, सॉरी, जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो क्रोमेटिन के फॉर्म में रहता है। और जब सेल डिवीजन करती है तो यही क्रोमेटिन है, वो क्या करता है? कंडेंस होता है, संघनित होता है। और क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्या बनाता है? सॉरी गलत लिख दिया, ये भी तरकू भी गया, कोई बात नहीं, तरकू का काम हो गया। क्रोमेटिन कंडेंस होकर के क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। तो ये जनरल चीज है, ऐसा होता है। लेकिन हमने पहले ही ये कहा कि कोई सीक्वेंशियल चेंजेस नहीं है, ठीक है। और जब सीक्वेंशियल चेंजेस नहीं है तो क्या कंडेंसेशन होगा? नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो क्या क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होगा? नहीं होगा। तो जब कोई सीक्वेंशियल चेंजेस नहीं है, तो कंडेंस नहीं हो रहा है, तो क्रोमेटिन क्रोमेटिन के रूप में ही रहेगा। और क्रोमेटिन जब क्रोमेटिन के रूप में ही रहेगा तो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र भी नहीं होगा। और जब गुणसूत्र नहीं होगा तो सीधी सी बात, हम इसे क्या कहेंगे? असूत्री। बिकॉज जब भी देखने वाले ने देखा, इसके अंदर कभी भी कोई सूत्र यानी गुणसूत्र उसको दिखाई नहीं दिए। और चूंकि उसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, इसलिए इसका नाम असूत्री हो गया। बड़ा सिंपल है, ठीक है। तो मेन जो मोटी बात है वो क्या है? कोई सीक्वेंशियल चेंजेस नहीं है सडन एक साथ, ठीक है। तो इसमें हम मैं ये लिख देता हूं यहाँ पे, डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। कुछ नहीं है, एक न्यूक्लियस से खटाक से, जैसे पत्थर टूट के दो हो जाता है ना, बस बिल्कुल डायरेक्ट न्यूक्लियर डिवीजन। कोई इसमें नाप तोल नहीं है, एक छोटा टुकड़ा भी हो सकता है, बड़ा। लेकिन सिंपली जब सेल डिवाइड होती है तो दो सेल्स डिवाइड होती है, ठीक। आप इस तरह मानो, एक ईंट पड़ी है, उसके ऊपर आपने मारा, वो दो टूट गए। अब हो सकता है कि दोनों बराबर हो सकता है एक छोटा हो जाए एक बड़ा हो जाए, तो अनइक्वल डिवीजन होता है। तो इसलिए सीक्वेंशियल चेंजेस नहीं है, कोई स्पिंडल नहीं बन रहा, तो ये अनइक्वल चेंजेस हो गए।
अनइक्वल डिवीजन होगा, इसके अंदर की डॉटर सेल कभी भी बराबर नहीं होगी, कोई क्रमबद्ध परिवर्तन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर साइटोप्लाज्म हो चाहे न्यूक्लियस हो, दोनों ही कॉन्स्ट्रिक्शन मेथड से डिवाइड होते हैं। इसलिए मैंने कहा ना, अगर एक सेल है तो वो सीधा बाहर से वो बनना शुरू हो जाएगी फरो, और जहां फरो बनेगी वहीं से डिवाइड होकर के दो में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, डिवाइड फ्रॉम फरो, फरो फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि जैसे मान लो ये एक सेल है और इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, और अगर फरो बननी यहाँ शुरू हो गई, समझ रहे हैं, तो क्या होगा, यहीं से अंदर की तरफ एक खांच बनना शुरू हो जाएगी, राइट। और ये जो न्यूक्लियर मटेरियल है, और यहीं से फाइनली अनइक्वल, जितना इधर आया उतना इसमें रह जाएगा, जितना इधर आया, कुल मिला के जैसे कि मैंने कहा अनइक्वल डिवीजन होना, ये तो मैं बार बार कह रहा हूँ, अनइक्वल होगा बिकॉज डायरेक्ट हो रहा है। ठीक है। सो नो इक्वल डिवीजन बिटवीन डॉटर सेल, डॉटर सेल्स के बीच में कोई इक्वल डिवीजन नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले क्या एमाइटोसिस में इक्वल डिवीजन हो सकता है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल हो सकता है, बाई चांस। मैंने कहा ना, कोई श्योर नहीं है। ठीक है, मे बी इक्वल, मे बी अनइक्वल, मे बी ऑल टाइम अनइक्वल। ठीक है, तो इक्वल भी हो सकता है, इट्स अ मैटर ऑफ चांस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं बहुत बार। अब एमाइटोसिस जो है मेनली डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स को हम बोलते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं एमाइटोसिस, बिकॉज मैंने अपने आपको पहले ही कहा प्रिमिटिव है। एमाइटोसिस इज द डिवीजन ऑफ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट जो आदिम जो हैं उनके अंदर हैं, उसके अंदर मिलता है एक जो एंशियंट है। लेकिन क्या ये यूकैरियोट्स में नहीं होता? होता है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, सबसे जरूरी बात। बट ऑल्सो प्रेजेंट इन यूकैरियोट्स एक्सेप्शनली। ठीक है, एक शब्द मुझे लिख लेना चाहिए यहाँ पे, एक्सेप्शनली कहाँ कहाँ मिलता है, इस पे ध्यान दीजिए। सबसे पहला जहाँ यूकैरियोट्स में मिलता है, सबसे पहली बात है यीस्ट। यीस्ट में हम सब जानते हैं बडिंग होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है कि बडिंग है ना माइटोसिस से होती है ना मियोसिस से होती है, वो एक टाइप ऑफ एमाइटोसिस। ठीक है। दूसरा, कुछ उदाहरण मैं बता रहा हूँ। दूसरा है अमीबा। अमीबा के अंदर मल्टीपल फिशन जो होता है, वो एमाइटोटिक टाइप से होता है। सीलिएट्स जो हैं, प्रोटोजोआ में होता है ना, सीलिएट्स प्रोटोजोन से। ठीक है, उसके अंदर मेगा न्यूक्लियस जो होता है, दो टाइप सीलिएट्स की खास बात क्या होती है, इसके अंदर दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं, तो इसके अंदर मेगा न्यूक्लियस जो होता है उसका जो डिवीजन है वो किससे होगा, अमाइटोसिस से होगा। ठीक है, तीन बात हो गई। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो चलो बहुत शुरुआती जीव है, बीच में किसी में नहीं मिलता, ये ईस्ट से शुरू हुआ अमीबा और सीलिएट्स, उसके बाद में सीधा मैमल्स में हम बात करें, मैमल्स संभव है? आपको क्या लगता है, होता होगा? ऑब्वियसली होता होगा। हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर, और जो खास करके जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो फीटल मेम्ब्रेन है,
फीटल मेम्ब्रेन, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉर्क सैक, इनकी ग्रोथ जो होती है वो मैमल जो इनकी जो ग्रोथ है वो किससे होती है? एमाइटोसिस से होती है। ये एक बहुत अलग से पॉइंट, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत बार जैसे पीएमटी, नेट वगैरह के इस टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है कि जो हमारी फीटल मेम्ब्रेन है, जो 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 फीटस है उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन्स है, एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस और यॉर्क सैक, उनके अंदर की जो ग्रोथ है वो जो जिस तरह से जिससे ग्रो करती हैं वो है एमाइटोसिस। ठीक है? तो होपफुली अभी तक आपको समझ में आया होगा। अगला जो वीडियो है, अगला जो टॉपिक है, ये इस तरह से मतलब एमाइटोसिस पूरा हो गया। अभी हम नेक्स्ट जो वीडियो बनाएँगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा इसी सीरीज़ में, वो हम बात करेंगे माइटोसिस की। माइटोसिस थोड़ा-सा ओवरव्यू मैं यहीं पे दे देता हूँ। माइटोसिस और मियोसिस, इन दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है, वो जो मेजर जो डिफरेंस है वो है सीक्वेंशियल और नॉन सीक्वेंशियल चेंजेस। ठीक है? तो अगले वीडियो के इंतज़ार में बने रहिए और जल्दी ही अगला वीडियो अपलोड करते हैं। इस तब तक एमाइटोसिस को स्टडी कीजिए। आपको अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और अगर आपको कंटेंट समझ में आया हो, अच्छा लगा हो पढ़ने में, तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।